लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कि आप कोलाइड सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया था डायलिसिस, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। और हमने ये भी बताया था बेटा कि जो डायलिसिस है, डायलिसिस का यूज करते हैं बेटा ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। कुछ पर्सन होते हैं जिनकी बेटा किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, देन उनके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी मशीन यूज करते हैं, जो एकदम क्या बोलते हैं, जो अभी हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया इसी प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। क्लियर है? चलो अब दूसरा मेथड है बेटा आपका कोलाइड सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो चलिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। यदि आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लें, नॉर्मल फिल्टर पेपर है आपके पास, तो उसकी पोर की साइज बेटा इतनी बड़ी होती है, मतलब जो यहाँ पर ये पोर्स है उनका साइज इतना बड़ा होता है कि जिससे कि आपका कोलाइड का पार्टिकल भी पास कर जाएगा और ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल भी पास कर जाएगा। अच्छा, हम ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर क्यों रहे हैं बेटा, पहले हमें कोई बताएगा इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कोलाइड नहीं निकल पाएंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो छोटा होता है तो वो निकल जाएगा। नहीं, पहले ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर क्यों रहे हैं बेटा। हम ये जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास कभी कभी कोलाइड में क्या हो जाता है, आपका एक्सेस में ट्रू सॉल्यूशन पड़ जाता है। जैसे आपके पास ये कोलाइड है, उसमें कोलाइड के पार्टिकल्स तो होंगे बड़े बड़े, आपके पास हैवी पार्टिकल्स हैं, जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो कोलाइड के पार्टिकल। लेकिन कुछ आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं, जो आपको एसेंशियल है उनको निकालना है। तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल को कोलाइड से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक। अब इसमें जो आपके पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है बेटा, उसकी पोर की साइज इतनी बड़ी होती है कि उससे कोलाइड का पार्टिकल भी पास कर जाता है, वो ट्रू सॉल्यूशन भी पास कर जाता है। तो इससे सेपरेट हुए दोनों क्या बेटा? अब हम क्या करेंगे, यदि इनकी पोर की साइज कैसे भी रिड्यूस कर लें। अब रिड्यूस कैसे करते हो थोड़ा देर भूल जाना, लेकिन यदि हम थोड़ा सा पोर साइज रिड्यूस करते हैं, हल्का से साइज स्मॉल करते हैं होल्स के, इतना स्मॉल होता गया, तो अब कोलाइड का पार्टिकल फंस जाएगा, पास नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन निकल जाएगा क्या? तो आपका कोलाइड अलग हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको करना क्या है कि जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था उसकी जो आपकी पोर की साइज है, उस पोर साइज को आपको रिड्यूस कर देना है, जिससे कि आपका कोलाइड का पार्टिकल पास ना कर पाए और ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल पास कर जाए। क्लियर है क्या? अब पोर का साइज कैसे रिड्यूस करते हैं इसके लिए पूरा मेथड हम डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज परमिएबल टू कोलाइडल सॉल्यूशन एज वेल एज टू द ट्रू सॉल्यूशन। तो जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उससे आपका कोलाइड भी परमिएबल है, कोलाइड भी पास कर जाएगा, आपका ट्रू सॉल्यूशन भी पास कर जाएगा। अब जब दोनों पास कर जाएंगे तो इनको सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। यदि आपको ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड सेपरेट करना है देन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आप यूज नहीं कर सकते, and thus cannot be employed for filtering colloidal salts। इसलिए बेटा हम colloidal salt को फिल्टर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन however a filter paper treated with collodion और gelatin solution, जो आपका फिल्टर पेपर है या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसको ट्रीट कराना आपको किससे? collodion solution से या जिलेटिन टाइप सॉल्यूशन से। देखो ये दोनों थोड़े से थिक पेस्ट के फॉर्म में होते हैं, गम टाइप होते हैं, जैसे गम होता है आपका वैसे पेस्ट के फॉर्म होते हैं। तो वो यहाँ पर कहीं पर चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिससे पोर की साइज क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हाउएवर ए फिल्टर पेपर ट्रीटेड विद कोलोडियन और जिलेटिन सॉल्यूशन फॉलोड बाई, पहले आप कोलोडियन सॉल्यूशन से ट्रीट कराना है या फिर जिलेटिन सॉल्यूशन से ट्रीट कराना, उसके बाद उसको हार्ड करने के लिए उसको हमें किस में डिप करना है, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करना है, जिससे कि जो आपका एक गम यहाँ पर अटैच हुआ है जिलेटिन का, या जिलेटिन का जो पेस्ट अटैच हुआ है या कोलोडीन का पेस्ट अटैच हुआ है वो क्या हो जाए यहाँ पर हार्ड हो जाए। तो हार्ड करने के लिए किस में डिप करेंगे, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड में डिप कर लेंगे। अब
फॉर्मेल्डिहाइड डिप करने के बाद जो आपका फिल्टर पेपर बनेगा वो आपका इस पर्पज से यूज हो सकता है कि आप उससे कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन सेपरेट कर सके। अब कोलोडियन सॉल्यूशन होता क्या, तो नीचे जस्टिफाई कर रहेगा कि कोलोडियन सॉल्यूशन है क्या। द कोलोडियन सॉल्यूशन जनरली यूज्ड एज 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। तो जो कोलोडियन सॉल्यूशन है वो है क्या, 4% सॉल्यूशन है बेटा आपका किसका, नाइट्रोसेलुलोज का। कौन से सॉल्वेंट में, ईथर और अल्कोहल को आपका जो सॉल्वेंट लेना है उसमें 4% आपको नाइट्रोसेलुलोज डाल देना है, तो बन जाएगा आपको कोलोडियन सॉल्यूशन। sorry, due to this treatment the pore size of the filter paper is reduced। इस ट्रीटमेंट से पोर साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं। the filter paper so obtained is called अल्ट्रा फिल्टर। जो आप फिल्टर पेपर मिलेगा उसे बोलेंगे हम क्या बेटा, अल्ट्रा फिल्टर। मींस पोर की साइज थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। द सोल इज पोर्ड ओवर द अल्ट्रा फिल्टर। अब जो आपका सोल था जिसको सेपरेट करना था यहाँ पर आप डाल देंगे तो कोलाइड का पार्टिकल ऊपर फंस जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन निकल जाएगा। पोर्ड ओवर द अल्ट्रा फिल्टर विच परमिट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू पास थ्रू। जहां से इलेक्ट्रोलाइट पास हो जाएगा बट रिटेन्स द कोलाइडल पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ स्लाइम। जो कोलाइड पार्टिकल है यहाँ पर स्लाइम के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे ऐसे। फिर इन स्लाइम को हम यहाँ से सेपरेट करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, उसको वाटर में डाल देंगे तो वापस से आपको कोलाइड बन जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अब यदि किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। क्लियर है मैंने क्या बताया? एक बार कोलोडियन सॉल्यूशन बता दीजिए। कोलोडियन सॉल्यूशन क्या है बेटा आपका, आपको एक अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर लेना है। अल्कोहल ले लो और साथ में इसको ईथर ले लो, दोनों क्या है, लिक्विड है, एज अ सॉल्वेंट बिहेव करते हैं। ठीक, और इसमें आप क्या डाल दो, नाइट्रोसेलुलोज डाल दो। लेकिन आपको ऐसे डालना है, यदि आपका सॉल्यूशन कितना रहे, आपका 100 ग्राम हो, नाइट्रोसेलुलोज आपको कितना डालना, आपको 4 ग्राम डालना है, तो ये 4% नाइट्रोसेलुलोज का बन जाएगा बेटा सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? यस सर। समझ गए ना? 4% का यदि मान लो 200 ग्राम होता देन आपको यहाँ पर 8 ग्राम डाल देना। क्लियर? यस सर। चलो ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो। चलो अब आएंगे बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करने। देखो कुछ में कुछ रेज के, लाइट रे के कुछ प्रिंसिपल यूज होंगे, जैसे कि स्कैटरिंग। तो ये थोड़े से कुछ टर्म है स्कैटरिंग में कि कब कैसे स्कैटरिंग होगा, कब कौन सा लाइट स्कैटर होगा, ये आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स में सीखेंगे। तो कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न कर लेना है। जब आप फिजिक्स में स्कैटरिंग सीख लेंगे देन आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो 2-3 पॉइंट उनको जरा ध्यान रखना। जब आप लाइट रेज के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आप पढ़ेंगे स्कैटरिंग, देन आपको पॉइंट क्लियर होगा। रमन इफेक्ट आता थोड़ा फिजिक्स में, तो उसमें यूज होगा थोड़ा सा। तो देख लेते हैं जरा एक एक करके प्रॉपर्टीज बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहला क्या है, हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। तो कोलाइड ये हम ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि जो आपका कोलाइड है वो देखने से आपको लगता है कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है क्या? शुरुआत में डिस्कस किया था बेटा जब हमने डिफरेंशिएट किया था ट्रू सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशंस को सस्पेंशन में। जो आपके कोलाइड्स है वो देखने में आपके लगते हैं कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअली वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजीनियसली। आपको देखने से लगेगा कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर क्या? यस सर। स्टेबिलिटी, ये आपको पता है कि कोलाइड के पार्टिकल स्टेबल होते हैं। ये आपको मान लो डिस्पर्जन मीडियम है, इसमें आपने डिस्पर्स फेज डाल दिया तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इस पर सेटल डाउन नहीं होंगे, इसमें लगातार क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यदि आपका डिस्पर्स फेज का पार्टिकल बहुत ज्यादा लार्ज है तो कुछ चांसेस, यदि पार्टिकल बहुत ज्यादा लार्ज है तो कुछ कोलाइड नीचे सेटल डाउन हो सकता है। बट आप बोल सकते कि मैक्सिमम कोलाइड आपके सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ है जिनके यदि पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है तो वो सेटल डाउन हो सकते हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कोलाइड जनरली स्टेबल है,
लेकिन कुछ कोलाइड है जिनके साइज बड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी सेटल डाउन नहीं होंगे। उसमें ये बेटा colloidal salts are quite stable. Only a few colloidal particles of comparatively large size may settle, but very slowly. कोई दिक्कत इसमें? नो सर। क्लियर है सबको? कोलाइड का साइज बड़ा मतलब मतलब 1000 नैनोमीटर के आसपास जो आपका मैक्सिमम पार्टिकल साइज है कोलाइड का, उस रेंज में भी आ जाए 1990 के आसपास। तो होता है ना कोलाइड का रेंज बेटा 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है बेटा। अच्छा यदि इस रेंज के आसपास आ गया देन वो आप बोलेंगे कि लार्ज पार्टिकल है, देन वो हो सकता है कि आपका सेटल डाउन हो जाए, लेकिन वो भी बहुत जल्दी नहीं होगा, स्लोली सेटल डाउन होगा। अच्छा क्लियर है क्या? यस सर। अगला है बेटा फिल्टरेबिलिटी। तो आपको पता है कि जो आपका कोलाइड है वो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। यदि आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लें और ट्राई करें कि आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाए, तो अलग होगा क्या? उससे दोनों पास कर जाएंगे क्या? नो यस सर। लेकिन यदि आप यहाँ पर वो ले लें एनिमल मेम्ब्रेन, तो फिर आप सेपरेट कर सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज को। यस सर। एनिमल मेम्ब्रेन से पास करेंगे तो डिस्पर्स्ड फेज ऊपर रह जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम निकल जाएगा। तो यही दे रखा है। Ordinary filter paper cannot be used for removing colloidal salts, but animal membrane or parchment paper can be used for separating dispersed phase and dispersion medium. Clear क्या? यस सर। उसके बाद है visibility and color. The particles in the colloidal solution are not visible to naked eye or under ordinary microscope. तो जो आपके कोलाइड के पार्टिकल्स हैं उनको आप नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, और आपके पास यदि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है तब भी आप कोलाइड के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। However, they scatter the light falling on them. फिर भी जो बेटा आपके कोलाइड के पार्टिकल हैं उन पे यदि कभी लाइट पड़ती है तो उस लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं। इसका एग्जांपल बेटा आप लोगों ने जैसे कभी मूवी हॉल में देखा हो कि जब प्रोजेक्टर का लाइट आता है आपको दिखता है वो, यस सर। देखा ना बेटा? जैसे पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ और यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, ये तो स्कूल में हो सकता है देखो आपने, प्रोजेक्टर का लाइट आपको ऐसे दिखता है, कैसे आ रहा है। एक्चुअल में वो लाइट इस वजह से दिखता है कि यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए आपको पाथ विजिबल हो जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसी तरीके से बेटा आपके कोलाइड के पार्टिकल भी क्या होते हैं, क्या करते हैं, लाइट पार्टिकल को स्कैटर कर देते हैं, जिसको आप टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो however they scatter the light falling on them. तो जो कोलाइड के पार्टिकल है इस पर कोई लाइट पड़ती है तो उस पर स्कैटर कर देते हैं। The color of the colloidal solution depend upon the wavelength of the light is scattered by the colloidal particle. तो जो आपका कलर है बेटा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोलाइडल पार्टिकल ने कौन से वेवलेंथ का लाइट स्कैटर किया। जिस कलर का लाइट स्कैटर करेगा वही कलर दिख जाएगा। अब कौन सा वेवलेंथ स्कैटर करेगा ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के साइज पर। ये आप थोड़ा सा फिजिक्स में यूज, फिजिक्स में कहीं आप पढ़ेंगे कि बेटा यदि लाइट कोलाइड के पार्टिकल का साइज डिफरेंट होगा देन जो आपका लाइट स्कैटर होगा उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी कैसे इंटर रिलेट करते हैं सादे फिजिक्स में होगा, तो इस पॉइंट को भी आपको लर्न कर लेना। तो द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल which in turn depend upon the size and nature of the particle. तो जो आपकी वेवलेंथ स्कैटर होगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस पार्टिकल का साइज क्या है, उसका नेचर क्या है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये पॉइंट अभी लर्न कर लेना बेटा, फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अब ये पार्टिकल साइज वेरी करने से कैसे कलर चेंज होता है इसका नीचे एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल इन अ गोल्ड सॉल्व if the particles are very fine, यदि पार्टिकल बहुत छोटा है the color is red, but with growing size of the particle यदि साइज बढ़ता जाएगा then कलर क्या हो जाएगा आपका पर्पल, then ब्लू एंड फाइनली क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। गोल्डन हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, यदि आप कोलाइड का पार्टिकल का साइज चेंज कर देंगे देन आपका जो लाइट का वेवलेंथ स्कैटर हो रहा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। The color also depend upon the manner in which the light is observed. अच्छा, कलर इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन से लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहे हैं या फिर स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं। यदि डिफरेंट डिफरेंट लाइट को देखेंगे देन कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। नीचे वो भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल द लाइट फोकस्ड ऑन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, if reflected light is viewed it is blue, but if transmitted light is viewed it is red. कोई दिक्कत? नो सर। उसका बाद है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं बेटा कि ऐसे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं क्या? अच्छा, एक चीज समझो जरा, एक चीज हमें समझना है। यहाँ पर आपके पास सोप है और सोप के 1000 मॉलिक्यूल है, और आपने एक बीकर में डाला और ये बिहेव कर रहा है बेटा ट्रू सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 1000 पार्टिकल ही रहेंगे क्या? और यदि आप ऐसे कंसिडर करना चाहते हैं कि सोप इस टाइप से है देन 2000 पार्टिकल हो जाएंगे बेटा क्या? क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? यदि आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि सोप डिसोसिएट हो रहा है देन आपके कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे क्या? लेकिन मान लो आपने कहीं पर सोप को डाला और सोप बना के बेटा मिसल, मिसल बनाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? कोलाइड की तरह बिहेव करेगा। और मिसल बनने में आपके 100 मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएट हो सकते हैं क्या? मान लो ये आपकी एक मिसल बन गई जहां पर 100 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, देन 100 मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होंगे तो 1 पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा क्या? तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे क्या? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जब सोप को आप प्योर वाटर में डालो, सॉरी वाटर की बात नहीं करते, मान लो सोप एज अ ट्रू सॉल्यूशन बिहेव कर रहा है देन आपका जो आरसी डबल माइनस है Na प्लस है सारे के सारे सेपरेट होंगे, सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह काम करेंगे देन आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2000 हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने सोप को किसी चीज में डाला और वहां पर मिसल बना लेंगे, और मिसल क्या एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करेंगे देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी क्या? आपने देखो अमाउंट दोनों में सेम डाला है, यहाँ भी सोप का 1000 डाला है, यहाँ भी सोप का 1000 डाला है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो गए, एग्रीगेट कर गए। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर क्या? तो यही आगे डिस्कस करें, जरा एक बार देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। Colligative properties depend upon the number of moles and hence on the number of particles present. Colloidal particles have very high average molecular masses and hence the number of moles present in solution will be extremely small. ये बात सही है क्या? इस पॉइंट का मतलब समझे या फिर मैं एक्सप्लेन करूं बेटा? जो ये बोल रहे हैं कि जो कोलाइड है, कोलाइड क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन है तो इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बेटा क्या? यस सर। अब जैसे इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो सोप के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे, जितने मॉलिक्यूल यहाँ पर एसोसिएट हो सबका मॉलिक्यूलर मास ऐड करेंगे तब इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। जब इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्योंकि क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास आपका हाई होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा क्या? तो ये बोल रहे हैं बेटा colloidal particles have very high average molecular masses and hence the number of moles present in solution will be extremely small. Clear यहाँ तक?
अब जब नंबर ऑफ मोल्स कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या कोई सा भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा लो, डेल्टा टी बी का होता है के बी इंटू एम, और एम का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी तरीके से आप डेल्टा टी एफ लगाओगे तो क्या होगा, के एफ इंटू एन बाई डब्ल्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे बेटा आप पाई, पाई इक्वल टू क्या होता है सीआरटी, सी क्या होता है एन बाई वी आर टी। क्लियर है क्या? यदि नंबर ऑफ मोल्स कम तो ऑस्मोटिक, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी। क्या ये बोल रहे हैं, thus the value for any of the colligative property for a particular substance will be smaller as compared to its value when it is a part of true solution। ये बात भी सही है क्या, जब ट्रू सॉल्यूशन का पार्ट होगा तब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स एग्रीगेट नहीं होते। और जब बेटा आपका कोलाइड बन जाएगा then पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा। क्लियर? यस सर। जब सोप को बेटा आप किसी चीज में डालो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा। यदि आपने कहीं डाला वो कोलाइड की तरह बिहेव करने लग गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम तो कोलाइड की वैल्यू कम। क्लियर है क्या? यस सर। However, some colloids have measurable osmotic pressure। इसके बाद भी बेटा कुछ कोलाइड होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आप बहुत आसानी से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं however some colloids have measurable osmotic pressure which have been determined with a reasonable degree of accuracy, जो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। Hence measurement of osmotic pressure has been used to determine the average molecular mass of colloidal particle। यदि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल गया देन आप पाई इक्वल टू क्या लगाएंगे, n बाई वी। n क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास बाय टी। पाई पता होगा आपको, w पता होगा, v पता होगा, r आपको पता है, t पता होगा, आप m निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। तो एक बार इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत तो पूछ लो हमसे। सर सो ट्रू सॉल्यूशन की तरह कब बिहेव करेंगे? और मैंने एक एग्जांपल दिया, वो बिहेव नहीं करेगा, वो तो लो कंसंट्रेशन पे करेगा। मैं एक समझाने के लिए बता रहा था कि मान लो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, और यदि वो कोलाइड की तरह बिहेव कर रहा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। वो एक एग्जांपल था समझाने के लिए बेटा बस। यस सर। सर ऑस्मोटिव वाले एक बार दोबारा बता दीजिए। ऑस्मेटिक बेटा देखो ये बोल रहे हैं कि जो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, देखो नंबर ऑफ मोल्स कम है देन आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होगी क्या बेटा? यस सर। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो आप उसे आसानी से मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना होता है कि उसे आप बहुत आसानी से एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। और जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं तो आप लगा दी पाई इक्वल टू सीआरटी, और सी का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई वी आर टी, और एन का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वी आर टी। तो जब आपको पाई पता है, W आपको पता होगा, V पता होगा, T पता होगा, देन आप M निकाल सकते हैं क्या? यस सर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज यही तो बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकालने आपको। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक ही एप्लीकेशन होता है कि कोई अननोन सब्सटेंस है बेटा आपका, उसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो यहाँ से आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। यस सर। क्लियर है बेटा? और देखो यहाँ पर आप इनसे क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम का फॉर्मूला होता है एन बाई डब्ल्यू, के बी गिवन मास W अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा आप डेल्टा टी भी आप नहीं निकाल सकते एक्यूरेसी के साथ। अब आपको डेल्टा टी भी नहीं पता देन आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यदि आपको डेल्टा टी भी पता होता तो आप ये भी लगा सकते हैं। डेल्टा टी भी पता होता आपको, के भी आपको गिवन रहता है, W आपको गिवन होगा, कैपिटल W गिवन होगा, आप निकाल लो आप।
क्लियर है क्या? क्लियर बेटा? आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? सुन पा रहे आप लोग मुझे? यस सर। ये लोग बोल रहे हैं कि जो डेल्टा टी बी है वो डेल्टा टी ए पे आप उसे बहुत एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते, देन इन फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे। पाई को आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे आप। बता दो। यस सर। चलो आगे आ जाओ बेटा। अगला है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोशन। आप जानते हैं कि कोई पार्टिकल यदि जिगजैग मोशन कर रहा है, एक रैंडम मोशन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो ये दे रखा है, इट मे बी डिफाइंड एज कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट। और मूवमेंट लिखा बेटा, मूवमेंट है वो, करेक्ट कर लेना बेटा। जिगजैग मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्व। क्लियर? अब ब्राउनियन मोशन होता है क्यों, उसका रीजन जरा समझते हैं। मान लो आपने सोप का मॉलिक्यूल है, सोप का मॉलिक्यूल वाटर में डाल दिया, तो सोप का मॉलिक्यूल मूव नहीं करता। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है टिनिटिन, वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसको टकराते हैं। जब इसे टकराएंगे तो फिर सोप का मॉलिक्यूल भी मूव करना स्टार्ट कर देगा क्या? यस सर। तो जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं, और जब डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो किससे टकराएंगे बेटा? कोलाइड के पार्टिकल से। देन कोलाइड का पार्टिकल भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यही दे रखा है, द रीजन फॉर ब्राउनियन मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन strike against the colloidal particles from all side with different forces। सारे साइड से टकराता है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस। एक रिजल्टेंट फोर्स लगता हो किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लग गया तो वहां मूव करना स्टार्ट कर देता है। द रिजल्टेंट फोर्स causes them to move, however colloidal particle being comparatively heavier move with a slow और slower speed। इसका मतलब क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, तो इसका मूव करने का स्पीड थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। क्लियर है क्या? यस सर। अब एक चीज समझो, मान लो इसमें ग्रेविटी लग रही, तो ग्रेविटी से पार्टिकल कहाँ आने की कोशिश करेगा? नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अब इस पे ब्राउनियन मोशन की वजह से पार्टिकल्स लगातार मूव करता है, इसलिए नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। तो ये ब्राउनियन मोशन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ब्राउनियन मोशन की वजह से ही कोलाइड के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते। यदि ब्राउनियन मोशन नहीं होता तो कोलाइड के पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाते। तो ब्राउनियन मूवमेंट अपोजेस द फोर्स of gravity and does not allow the colloidal particle to settle down. Thus, it is responsible for the stability of colloidal solution. Clear? यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। उसके आगे है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आपको पता है कि मान लो आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, इसमें आपने यहाँ से कोई लाइट डाली, यानी लाइट का पाथ इधर क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है, एल्यूमिनेटेड हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर क्या? यहाँ पर पाथ क्या रहता है आपका? विजिबल रहता है। इफ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, इट काट देना बेटा, पर इट थोड़ा गलती से लिखा हुआ, इट कट करना उसे। इफ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन placed in a dark room, the path of beam gets illuminated with the bluish light when viewed at right angles to the direction of the passage of the light. The path of the light become visible due to scattering of light by colloidal particle. The phenomena was observed by Tyndall in 1869 and is called Tyndall effect. Thus, Tyndall effect may be defined as the scattering of light by the colloidal particles present in a colloidal solid। कोई दिक्कत है इसमें क्या बेटा? नो सर। तो ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं बेटा। टिंडल इफेक्ट क्या है? जब आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पर लाइट डालो तो लाइट स्कैटर हो जाती है, जिससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर? यस सर। अब उसके आगे दो कंडीशन है कि टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा या पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब ऑब्जर्व होगा। ये आपको ये दो पॉइंट भी लर्न करनी है, ये भी आपको फिजिक्स में मिलेंगे। फर्स्ट है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। तो जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल का जो डायमीटर है
वो बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, किससे, जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। दूसरा, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है और जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दोनों पॉइंट लर्न करने हैं आपको। क्लियर है बेटा? यस सर। ये दोनों पॉइंट और एक पीछे पॉइंट हमने छोड़ा है। जब कोलाइड के पार्टिकल का साइज बढ़ता है तो जो से लाइट स्कैटर होती है उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो वो 3 पॉइंट है, एक बार फिजिक्स में देखना आप लोग, जब लाइट रेज पढ़ेंगे तब आएंगे। क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सर हाँ बेटा, सर ब्राउनियन सर मूवमेंट उसमें नहीं होता क्या सस्पेंशन में? सस्पेंशन के पार्टिकल्स बेटा बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, कहाँ मूव करते हैं। जैसे आप वाटर में सैंड डालते हो तो पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाता यस सर। है ना। तो तो उसमें सर नहीं यही होगा। तो देखो एक चीज समझो, जैसे एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन देख लो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक पार्टिकल, ये बॉल है, एक छोटी सी बॉल इससे आके टकरा रही, तो हो सकता है ये थोड़ा सा, ये बॉल क्या हो जाए, थोड़ा मूव कर जाए। लेकिन एक बहुत छोटी सी बॉल है और ये इतनी बड़ी बॉल से आके टकरा रही है, पर चांस से ये मूव करेगी? नो सर। तो वही बेटा, यदि इस पार्टिकल का साइज बढ़ा दोगे तो फिर चांसेस कम है मूवमेंट करने की। तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते जनरली। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ट्रू सॉल्यूशन के तो मूव करते होंगे। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल मूव करता है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। यस सर। आगे देखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्व इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कोलाइड स्टेबल क्यों होते हैं। बिकॉज कोलाइड के पार्टिकल्स पे कोई ना कोई चार्ज होता है। मान लो ये कोलाइड है और सब पे यदि मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या स्टेबल है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पास पास नहीं आ पाएंगे, जिससे ये एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। यदि चार्ज नहीं रहता तो ये पास पास आ जाते, एग्रीगेट हो जाते, और एग्रीगेट हो गए तो ये क्या बना लेते, प्रेसिपिटेट बना लेते, सारे नीचे क्या हो जाते, सेटल डाउन हो जाते। क्लियर है क्या? यस सर। तो कोलाइड के पार्टिकल पे चार्ज, इसलिए कोलाइड स्टेबल है। यदि आपने चार्ज हटाया देन कोलाइड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यही बता रहे हैं लोग बेटा, the stability of a colloidal solution is due to the fact that the colloidal particles in the sol are electrically charged. इस पे कोई ना कोई electrically charge होता है। The particles therefore, the काट दो बेटा, repel one another and do not come close together to form large non-colloidal particles. जिससे कोलाइड एक दूसरे को repel करते हैं और पास पास आके non-colloidal form या non-colloidal particle नहीं बना पाते। कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो कोलाइड के पार्टिकल्स या तो नेगेटिव भी चार्ज कैरी कर सकते हैं, पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि एक नेगेटिव कर रहा तो सारे नेगेटिव करेंगे, एक पॉजिटिव कर रहा तो सारे पॉजिटिव करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास AgI का प्रेसिपिटेट था, ये AgI है और इसमें आपने Ki डाल दिया, तो ये जो पार्टिकल है कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, माइनस। माइनस का। तो होगा क्या, जो AgI के पार्टिकल्स हैं बेटा वो सारे नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे और उन पर सब पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, और वो नेगेटिव चार्ज की वजह से पास पास नहीं आएगा, पूरे मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम उस पर K पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा क्या, यस सर। आपने K डाला था तो I माइनस तो किस पे चला गया, AgI पे एडजॉर्ब हो गया, तो जो K प्लस वो किस में रहेगा, वाटर में रह जाएगा, या फिर जो भी आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसमें रह जाएगा। तो ये बता रहे नीचे, all the dispersed particle in a colloidal solution carry the same charge। जो आपके ये dispersed phase है, ये क्या है, या कोलाइड के पार्टिकल है, सेम चार्ज कैरी करते हैं। while the dispersion medium has an equal and opposite charge। तो जो डिस्पर्जन मीडियम वो इक्वल चार्ज कैरी करेगा और अपोजिट चार्ज कैरी करेगा। इक्वल का मतलब जितना यहाँ नेगेटिव है उतना ही नीचे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या? यस सर। एग्जाम्पल लिए बेटा इन लोगों ने, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट था इनके पास, ये मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH, इसमें लोगों ने FeCl3 डाल दिया। जब FeOH में FeCl3 डालोगे तो Fe क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और Cl माइनस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो डिस्पर्जन मीडियम में होगा नेगेटिव चार्ज और कोलाइड के पार्टिकल पर होगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर?
Yes, sir. एग्जाम्पल है बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड particles are positively charged whereas the dispersion medium या water is negatively charged. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब उसके आगे कुछ बेटा आपके पास कोलाइड दे रखे हैं जिन पे बता रखा है कि कौन सा चार्ज होता है, तो आपको लर्न करने हैं। जो मेटल की कोलाइड है उन पर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है इन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है क्या? ये आपको लर्न कर लेने हैं। Yes, sir. ठीक है, एक चीज दे रखा है हीमोग्लोबिन वाला, ये जरा समझ लेते हैं। जो आपका ब्लड है, ब्लड हीमोग्लोबिन से मिलकर बनता है क्या, या ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है क्या? Yes, sir. तो जो ब्लड है आपका कौन सा कोलाइड है बेटा? पॉजिटिव कोलाइड है क्या? Yes, sir. और यदि इसको हमें न्यूट्रल करना तो कौन सा चार्ज डालना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा क्या? Yes, sir. तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जब हम लोग सेविंग करते हैं कभी कभी, या फिर हमें कभी भी कुछ भी चोट लग जाता है, तो जब हमारा ब्लीडिंग होता है तो वहां पर हम एलएम यूज करते हैं क्या? देखा कभी आप लोगों ने? भाई जो नाई वाई होते हैं आपके, जो फादर वादर और ब्रदर, कभी आपने देखा होगा कि जब वो सेविंग करते हैं तो जब उनको कभी कट हो जाता, कट लग जाता ब्लेड से, देन वो फिटकरी यूज करते हैं ना। देखा नहीं? नहीं देखा तो ध्यान रखो, मैं बता दे रहा हूँ बेटा कि जैसे आपको ये ब्लीडिंग हो रही है, आपको चोट लग गई, वहां से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है आपको, और आप एलएम यूज कर लो तो उससे क्या हो जाएगा? ब्लड का क्लॉट बन जाता है। अब ब्लड क्लॉट क्यों बनता है? क्योंकि जो एलएम है उसमें जो सल्फेट आयन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं बेटा क्या? Yes, sir. जो सल्फेट नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और ब्लड क्या पॉजिटिव कोलाइड है, देन वो उसको न्यूट्रल कर देगा क्या? Yes, sir. कोलाइड के पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, वही सेटल होकर ब्लड क्लॉट बना देते हैं आपका, इससे आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। क्लियर है? Yes, sir. चलो तो इतना करके आना बेटा, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस सर करेंगे। इसमें K प्लस भी तो है। हाँ तो के प्लस का कोई यूज नहीं है बेटा, यदि आपका पॉजिटिव कोलाइड है तो पॉजिटिव उसके पास नहीं जाएगा, रेफर कर जाएगा, हमें केवल नेगेटिव का यूज इसलिए नेगेटिव बता रहा हूँ। Yes, sir.